people, welcome to the first episode of Intellect Lounge. आज हम बात करेंगे अलग अलग टैक्स पॉलिसीज के बारे में, टैक्स रेट्स के बारे में और भी बहुत कुछ. Chartered accountant Mr. Arpit Tiwari. So let's get started with the first episode of Intellect Lounge. Hello sir, कैसे हैं आप? I'm good. How are you? I'm good too. So are you excited for the conversation that we are going to have regarding the income tax, GST, tax slabs और जितने भी misconception है, क्या आप उन सभी को clear करने के लिए ready हैं? Yes, I'm very much excited और मैं बहुत टाइम से इंतजार ही कर रहा था इसका कि ऐसा कुछ है. लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो अपन आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Sure. तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जो इनकम टैक्स है वो और जीएसटी, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? देखिए, दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों के एक्ट अलग अलग हैं, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन है, सब दोनों का अपने अपनी किताबें हैं. और एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है. एक डायरेक्टली इफेक्ट करता है पर्सन को, एक इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है पर्सन को. वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ऐसे बताता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर पर्सन को सामने से टैक्स पे करना होता है और डायरेक्टली चालान के थ्रू जैसे भी. लेकिन एज कम्पेयर टू अपन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें कि अगर आप एक बॉटल खरीदने जा रहे हैं तो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि 20 रुपए में आपने वो बॉटल में जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है. तो ये एक मिसकंसेप्शन है या एक डाउट है. लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें ना जाने कितना जीएसटी तो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा शायद जीएसटी पे किया है. मेरा एक और क्वेश्चन था, जो डिफरेंट टैक्स पॉलिसी है, जैसे जब वो आती हैं तो वो अलग अलग टैक्स रेट क्या चेंज होते हैं, जैसे कि अल्कोहल पे होता है, टोबैको पे होता है, अलग अलग फूड आइटम्स पे होता है. तो वो एज अ इंडिविजुअल लोगों को कैसे इफेक्ट करता है और बिजनेस ओनर्स को कैसे इफेक्ट करता है? लाइक डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों में? और जो है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो जीएसटी के दायरे के ही बाहर है. अगर लोगों को लगता है कि अल्कोहल पर जीएसटी लगता है तो ऐसा बिल्कुल गलत है. कंजप्शन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी. अल्कोहल पर आज भी वैट ही लगता है और सीएसटी ही लगता है. Okay. तो आज भी वो उसी के थ्रू गवर्न हो रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगता और ना ही वो कभी आएगा. हाँ, लेकिन पेट्रोलियम और डीजल जो है उस पे जीएसटी काउंसिल अगर डिसाइड करती है तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में हैं और वो आ भी सकते हैं. बट अभी अल्कोहल इज एन इनइलास्टिक आइटम, इनइलास्टिक गुड्स में आते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर देखिए अगर किसी को अल्कोहल लेना है ना, तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये 100 की है या 120 की है ना. तो ये इनइलास्टिक गुड्स हैं, है ना. अगर इनकी प्राइस बढ़ भी रही है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. हाँ, एक लॉन्ग टर्म में बोल सकते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा है उसमें इफेक्ट आएगा, लेकिन नॉर्मली इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इंडिविजुअल्स पे. लेकिन भाई अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अपन इसको देखेंगे अगर तो, लेकिन इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है, इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है. और टैक्सेस बढ़ेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सेल्स हो सकता है कम हो, है ना. लेकिन इनइलास्टिक गुड्स हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हाँ सेल्स थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है. और जैसे कि ये जो अलग अलग फूड आइटम्स का भी क्योस चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी सुना था, मे बी और भी लोग इस कंफ्यूजन में होंगे कि जो नॉर्मल पॉपकॉर्न है उस पर अलग टैक्स रेट्स अप्लाई किए गए हैं और जो कैरेमल पॉपकॉर्न है उन पे अलग टैक्स रेट्स अप्लाई किए गए. तो वो कौन से फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रख के किया जाता है? मतलब क्या ऐसी चीज उनमें डिफरेंस क्या है? तो दोनों पॉपकॉर्न ही ना, खाने की चीजें हैं, तो उनमें अलग अलग टैक्स रेट्स क्यों अप्लाई हो रहे हैं? देखिए, दोनों में बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है. एक जब पॉपकॉर्न नॉर्मल है, प्लेन है, तो उसमें 5% जीएसटी रखा गया है ना. लेकिन एक पॉपकॉर्न ऐसा है जो सॉल्टेड है, फ्लेवर्ड है और कोटिंग के कारण उसको मॉल्स में जो आपको पॉपकॉर्न्स मिलेंगे आपको वो वही वाले मिलेंगे जो सॉल्टेड रहते हैं और उन पे एक लेयर होती है, फ्लेवर्ड होते हैं, जिसके कारण उन पे जीएसटी 18% तक चला जाता है. और जो आप नॉर्मल पॉपकॉर्न की बात करेंगे, जो प्लेन पॉपकॉर्न्स होते हैं, तो 5% ही टैक्स है. तो मेनली जो डिफरेंस है इसका बस यही है कि इनकी शुगर कोटिंग रहती है और फ्लेवर्ड रहते हैं, इसलिए उनका रेट थोड़ी ज़्यादा चले जाता है. तो जो प्रोसेस है, मतलब कि जिस चीज के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है या फिर प्रोसेस किया जा रहा है उसे इस कारण से उस पे 18% टैक्स लग रहा है. हाँ. और जो नॉर्मल पॉपकॉर्न है वो रॉ चीज है, उसे प्रोसेस नहीं किया जा रहा, उसमें कुछ एड ऑन नहीं किया जा रहा, इस कारणवश उसे 5% टैक्स लाभ में रखा. बिल्कुल सही. देखो, मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ कि अगर आप गेहूं बेचने जा रहे हैं बाजार में तो वो एग्जेम्प्टेड है ना. लेकिन आपने वही गेहूं को पीसा है, उसको पैकेजिंग करी है और वही रिलायंस फ्रेश के मॉल में जाके रख दिया है, तो वो क्या हो गया है? वो प्रोसेस्ड हो गया है, वो पैकिंग हो गई है उस पे, इसलिए अब उस पे जीएसटी आएगा. लेकिन वहीं आप अगर ओनली वीट सेल कर रहे होते हैं अभी तक तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ही आता है और उस पे जीएसटी नहीं आता.
ये बहुत ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट होगा इस चीज को जस्टिफाई समझ गए। करने के लिए कि क्यों 18% का एक टैक्स रेट है प्रोसेस्ड है और एक नॉन प्रोसेस गुड्स। और मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जैसे अब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ बिजनेस ओनर या फिर एज अ फ्रीलांसर जो लोग काम करते हैं, तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए टू रिड्यूस देयर टैक्सेस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से सबसे पहले उन्हें फोकस करना चाहिए कि उनका ईयरली एक्सपेक्टेड इनकम कितना जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखिए सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सैलरीड पर्सन का अलग देखने का नजरिया है, बिजनेसमैन का अलग नजरिया है। जैसे आप हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आपका देखने का नजरिया अलग है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सैलरीड पर्सन से शुरू करता हूँ। सैलरीड पर्सन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि जिसकी एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो अगर इनकम टैक्स लिमिट से ज़्यादा जाती है तो ऑलरेडी जो उसका एम्प्लॉयर है वो उस पर टीडीएस डिडक्ट करके ही उसको सैलरी देगा, ओके, है ना। तो जिस इंसान का ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है तो ही डोंट नीड टू वरी, है ना, ही इज कि नॉट लायबल टू पे जीएसटी और हाँ, इनकम टैक्स। नहीं, ही इज लायबल टू इनकम टैक्स ओनली इन केस उसकी लाइबिलिटी ईयर एंड में जितनी भी टोटल इनकम होती है उसके बाद डिफाइन होगी। देखिए Okay. अभी तो एस्टिमेटेड हमने एक्सपेक्टेड किया है कि यार चलो पर्सन की 12 लाख रुपए की इनकम जाने वाली है सालाना, है ना। जी। तो सालाना के हिसाब से एम्प्लॉयर ने देख लिया कि यार इसका अपन ने मुश्किल से 20,000 25,000 रुपए महीने के काटेंगे, तो उसका जो भी टैक्स आता है उसके हिसाब से उसको काट के उसने रख लिया, टीडीएस जमा करवा दिया, तो वो उसके 26 एज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आगे चल के उस पर लाइबिलिटी आएगी नहीं आएगी वो डिपेंड करेगा कि ईयर एंड में मान के चलिए उसने मार्च के महीने में कोई सी प्रॉपर्टी बेच दी, जी। है ना। अब प्रॉपर्टी बेच दी उसने 20 लाख की, है ना, खरीदी थी उसने 10 लाख की, तो उसको 10 लाख का कैपिटल गेन हो गया, तो कैपिटल गेन पे टैक्स अलग आएगा 12.5% का आपसे, है ना। वो भी कब, अभी 23 जून को जो मीटिंग हुई थी 23 जून में अब डिसाइड हो गया कि 23 जुलाई के बाद से 23 जुलाई के बाद से 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा ओके, विदाउट इंडेक्सेशन। तो इस चीज को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाएंगे, मतलब कैसे? देखिए पहले क्या होता था, विद इंडेक्सेशन होता था और आपको 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता था, लेकिन अब क्या है, चीजें बदल गई हैं, है ना। एज यू नो कि परिवर्तन संसार का नियम है ना। सही बात। तो परिवर्तन संसार का नियम है, तो वही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसी को देखते हुए उन्होंने अमेंडमेंट को लाया गया है कि 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे उन्होंने टैक्स कर दिया है। मतलब कि आप ये समझिए 20% एक इंसान टैक्स दे रहा था, अब वो 12.5 दे रहे हैं। बेनिफिट तो है, सीधे सीधे 7.5% का बेनिफिट, जी। लेकिन कमी कहाँ हुई, कमी ये हुई कि उन्होंने इंडेक्सेशन हटा दिया। ओके, इंडेक्सेशन हटा दिया, मान के चलिए कि कोई पर्सन ने 2001 में कोई 100 रुपए की चीज खरीदी थी, आज वो 323 रुपए की हो चुकी है। ये इंडेक्सेशन है कि उसकी वैल्यू बढ़ी है। अब नए वाले रूल में अब इंडेक्सेशन में बेनिफिट लेगा वो, और जितने में भी बेचा उसमें इंडेक्स वैल्यू को माइनस करके अपना कैपिटल गेन निकालेगा। लेकिन अब नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में क्या है कि वो इंडेक्सेशन नहीं कर पाएगा, जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पर डायरेक्ट उसको 12.5% देना है, वहीं आपको 7.5% का बेनिफिट मिलेगा। जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय पीपल होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, तो इन्हें कैसे पता चलता है ये कौन से टैक्स स्लैब में लाई करते हैं? देखिए एक होते हैं, शायद आप बात कर रहे हो फ्रीलांसर्स की, हाँ जी, है ना, और एक होते हैं सैलरी पीपल और एक होता है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप। आप जो है वो एंटरप्रेन्योर है तो बात करते हैं अपन कि जो सैलरी पीपल है, अपन सैलरी से शुरू करते हैं ना। सैलरी पीपल आर द पीपल जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वेयर देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वहाँ पे वो सैलरी उसको जस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन मे बी फ्रीलांसर को मैं वहाँ जस्टिफाई किया जाए जहाँ पे मैंने काम को आउटसोर्स किया, एक असाइनमेंट बेसिस पे किसी को काम दिया हुआ है, तो वो एक फ्रीलांसिंग का बोला जाएगा उसे कि वो फ्रीलांसिंग पे काम चल रहा है। और बात करेंगे एंटरप्रेन्योर की, तो बिजनेसमैन है, जो देखा जाए तो जो फ्रीलांसर हैं वो भी एक तरह का बिजनेस ही कर रहे हैं, और वो जो अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे तो उनको भी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही अपनी इनकम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। दे कैन नॉट डिक्लेयर देयर इनकम्स ऑन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी कि जैसे कि अब न्यू टैक्स स्लैब्स आ चुके हैं, है ना, और ओल्ड टैक्स स्लैब्स भी हैं, तो पीपल नीड टू फॉलो, दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द न्यू रेजिम कि वो पुरानी टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग भी अपना जो टैक्स है वो पे कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि अब आप सैलरीड पर्सन हो
या बिजनेसमैन हो, है ना। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप हर साल स्विच कर सकते हो। आपको इस साल आपको बेनिफिट लगता है कि यार ओल्ड में बेनिफिट है मुझे, तो ओल्ड स्कीम ले लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार इस साल मुझे न्यू में बेनिफिट चाहता है, तो मैं इस साल न्यू स्कीम में जा सकता हूँ। वहीं लेकिन आप बिजनेसमैन है अगर, तो वो वन टाइम ही आपके लिए, अगर आप ओल्ड में अगर भी चल रहे हैं, आपको लगता है कि ओल्ड में आपके इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं इतने और वहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है आपको, तो आप ओल्ड में ही चलते रहिए। लेकिन अगर आप वन टाइम अगर नए वाले रिजीम में शिफ्ट हो जाते हैं और तो उनके पास फिर ऑप्शन नहीं है कि वो वापस आ सकते। अच्छा, मतलब अगर वो ऑलरेडी पुरानी वाली स्कीम के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं, हाँ। तो फिर वो न्यू में शिफ्ट हो सकते हैं इफ दे वांट, और वो वापस भी उस चीज वापस नहीं आ सकते, वापस नहीं ओल्ड आ रिजीम को वापस नहीं ले सकते बिजनेस के केस में। तो सैलरीड एम्प्लॉय ये चीज कर सकते हैं, हैं। ओके, फिर बिल आया है अभी। हम्म। तो ऐसी कौन सी चीजें जिन चीजों से लोगों को अवेयर रहना चाहिए, इंडिविजुअल भी और एज अ बिजनेस ओनर भी, कि कौन सी चीजों का इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बिल के अकॉर्डिंगली, ताकि उनके फाइनेंशियल्स वो अच्छे से मेंटेन कर सके। मेनली उनको कैपिटल गेन का ही एक मेजर चीज है जिसपे उनको फोकस करना चाहिए। कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है, उनके रेट्स रिवाइज हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म जो है उस पे 12.5% का टैक्स हो चुका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो उनको फोकस करना चाहिए कि यह इंडेक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट था अब वो डिलीट हो चुका है, अब वो खत्म हो चुका है। तो दे शुड फॉलो कि अब जो भी वो प्रॉपर्टी खरीदें वो कोशिश करें कि जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसी पे ही वो प्रॉपर्टी को परचेज करें, और उसमें स्टैम्प ड्यूटी है वो कम्प्लीटली जो भी होती है वो उसको पे करें। क्योंकि अब जो रिजीम है, जो स्कीम है, अब आने वाले 10 साल बाद उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कोशिश करें वो अभी से ही अपनी प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसी पे ही उसको रजिस्ट्री करवाएं। और क्योंकि अब जो कैलकुलेशन होगा, मान लीजिए आप जो प्रॉपर्टी आपने आज खरीदी है और 10 साल बाद उसको बेचेंगे, तो उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी, जो आपने खरीदी थी और आपने जो रिलेटेड एक्सपेंसेस पे किए लाइक स्टैम्प ड्यूटी, तो वही आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो है वही मिलेंगे। और अगर कुछ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करवाया तो आपने वो मिलेगा, तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एडवाइजेबल कि वो अपनी जितनी हो सके बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन्स करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, मतलब पूरा ऑन रिकॉर्ड पर्पस हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ऑन कैश करेंगे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसका उन्हें रिटर्न कुछ नहीं मिल सकता, बेनिफिट नहीं मिल सकता। बेनिफिट से एक चीज मेरे ध्यान में आई, आपने जब आप मुझे न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की बात कर रहे थे, तो आपने ओल्ड रिजीम में बेनिफिट का एक जिक्र किया था। तो उस मतलब कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो ओल्ड रिजीम में हमें मिलते हैं पर हमें न्यू रिजीम में नहीं मिलते? देखिए, एटीसी के डिडक्शंस हैं जी, पीपीएफ है, पेंशन है और एनपीएस है। एनपीएस के जो ओल्ड रिजीम में आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप वहीं एटीडी है, मेडिकल इंश्योरेंस है, उसका जो बेनिफिट्स हैं, एटीसी का 1.5 लाख तक है, एटीसी सीडी 1 भी है, 50,000 एनपीएस का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, लोगों को पता नहीं होता लेकिन उन्हें लेना चाहिए। और एटीडी है, एटीई है, सॉरी एटीसी है। तो जो पुराने रिजीम जो था उसमें डिडक्शंस इसके मिल जाते थे, लेकिन नए रिजीम में आपको इसके डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ना, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करना पड़ेगा कि किस में आप ज्यादा बेनिफिशियल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहिए। तो आपने ऐसे बताइए 80D, 18D, 18C, 80, ओके, 80D, 80C, तो ये क्या है, इनके अंदर क्या चीजें आ सकती हैं? 80C के अंदर बात करेंगे कि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो उसके अंदर आपको 80C के अंदर बेनिफिट मिलेगा। आपने पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि है, उसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। हाउसिंग लोन जो है अगर आपने लेके रखा है और उसका इंटरेस्ट अगर आ जा रहा है, तो जो प्रिंसिपल का पोर्शन है उसका बेनिफिट जो मिलेगा आपको 80C के अंदर मिलेगा। तो 80D मेडिकल इंश्योरेंस आपने अपना करवाया है तो आपको 25,000 तक आपको अपना बेनिफिट मिल सकता है। तो वही यही वाले जो बेनिफिट है वो न्यू स्कीम में आपको नहीं मिलेगा। न्यू स्कीम, और न्यू स्कीम के क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स है जो उन्हें मिलते हैं? उसमें खुद में ही सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें जो आप देखेंगे, देखिए आप स्लैब्स देखिए, ओल्ड स्कीम में क्या था और न्यू स्कीम में, न्यू स्कीम में आप देखेंगे कि 3 से 7 लाख तक जो टैक्स लग रहा है वो 5% ही लग रहा है ना। लेकिन वही ओल्ड स्कीम में देखेंगे 2.5 से 5 या 5 से 10, वो 5 से 10 में ही वो 20% चला जाता है। और यही आप न्यू स्कीम में देखेंगे तो वो 5 से जो 7 तक है, मतलब 3 से जो 3 लाख से 7 लाख तक का जो गैप है उसमें 5% का ही टैक्स लग रहा है आपको। तो ये खुद में ही एक बेनिफिटेड है न्यू स्कीम कि वहाँ पे टैक्स कम लगता है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट नहीं मिलते। ओके, इसी को कंटिन्यू करते हुए मेरा एक और सवाल था कि जो अपर ब्रैकेट के लोग होते हैं, जो मतलब
हाई अर्निंग इंडिविजुअल होते हैं हम्म, वो कैसे अपने टैक्सेस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कैसे वो अपना टैक्स बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें वो ऑप्ट कर सकते हैं जिनसे उनका टैक्स बर्डन रिड्यूस हो सके। देखिए अगर वो ओल्ड रिजीम में जाना चाहें तो हम्म। मेरा उनको सबसे पहला सजेशन यही है कि सबसे पहले अगर उन्हें हाउस में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, हम्म। तो सबसे पहले तो हाउस में इन्वेस्टमेंट करें, ओके। क्योंकि जो लोन का इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है हम्म। वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम्म। 2 लाख रुपए तक का उनको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिट मिलेगा, है हम्म। ना। और उसी प्रॉपर्टी को लेट आउट भी करते हैं तो उस पर तो कोई लिमिट नहीं है, तो उस पर वो जितना चाहे उतना, जितना भी हम्म। मतलब एक्चुअल रहेगा, जो हम्म। भी इंटरेस्ट आएगा हम्म। वो वहाँ क्लेम कर सकते हैं। जो भी अगर फिर वहां से बचता भी है, हम्म। पूरा 100% 2 लाख तक क्लेम नहीं हो पाता है, तो हम्म। 80E और 80EE में आके भी क्लेम कर सकते हैं वो, है ना। हम्म। वहाँ पे भी डिडक्शन मिल जाएगा, और जो प्रिंसिपल का बेनिफिट है वो हम्म। 80C में मिलेगा, ओके। है ना। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है हम्म। ना। और एक आपकी प्रॉपर्टी भी, एसेट भी मिल हम्म। जाएगा, तो वो आप 80 में जा सकते हैं। एक हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट जरूर करें, है हम्म। ना। बाकी दूसरी बात करूंगा मैं, एक एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है हम्म। इनकम टैक्स के अंदर, तो हमेशा एडवांस टैक्स जरूर करें, क्योंकि आप एक अपर ब्रैकेट में आते हैं, हम्म। इसका मतलब है टैक्स तो आपको आना ही है। आना ही है। तो 234A, B और C की हम्म। जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, हम्म। उसको आप कोशिश करें अवॉइड कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि वही इतनी हो जाती है कि आपका एक जो टैक्स का ब्रैकेट है, हम्म। आपको जो टैक्स की लाइबिलिटी आने वाली है वो काफी ज्यादा चली जाती है उसके कारण। तो कोशिश करें कि उसको आप एडवांस में ही टैक्स पे कर दें, है ना। ताकि ये वो पेनल्टी से हम पेनल्टी से बच वो बच सके। सके। वही पेनल्टीज है और किस लिए? ये पेनल्टी इसलिए है हम्म। कि एडवांस टैक्स आपको पे करना जरूरी है, क्योंकि आप लाइबिलिटी आनी ही आने वाली है हम्म। टैक्स की, है ना। तो पहला तो आपको एडवांस टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, हम्म। है ना। तो एडवांस टैक्स अगर आप नहीं भरेंगे हम्म। तो इसलिए वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके। तो उस इंटरेस्ट को अवॉइड करने के के लिए लिए हम आपको एडवांस टैक्स यहाँ पे पे करें। एडवांस टैक्स पे करिए, हम्म। उसको उससे लिया हुआ ये पेनल्टी आएगी। और एक बेसिक ये जो इंडिविजुअल्स है उनके लिए भी शायद एक बेनिफिट के रूप में ही होगा, क्योंकि काइंड ऑफ ये सम अप कर देगा उनके एकदम जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे जो बर्डन उन पे आता, तो वो मंथ वाइज या फिर क्वार्टरली उस चीज को डिविजन हो सकता है उस चीज हाँ, का। ये एक्चुअली क्वार्टरली ही इसको पे करना होता है ओके। ना, 15th ऑफ द जून हम्म। एंड सितंबर एंड दिसंबर हम्म। एंड मार्च। हम्म। तो इसी डेट के पहले उन्हें क्वार्टरली अपने हम्म। इंस्टॉलमेंट में, हम्म। 4 इंस्टॉलमेंट में अपने एडवांस टैक्स पे करने होते हैं, हाँ। है ना, ताकि उन पे बर्डन पे इतना कम आए, हम्म। और जितनी इतनी लाइबिलिटी उन पे आती आ रही है वो हम्म। रहे। बस सैलरीड वालों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनका टीडीएस कट जाता हाँ। है, इसलिए उनको इतना ज्यादा उसके बारे में परेशानी होने की जरूरत नहीं। लेकिन बिजनेसमैन जो है उनको हम्म। जरूर एडवांस टैक्स हमेशा पे करना चाहिए, ओके। ताकि वो इस लाइबिलिटी से बचे और अपनी कॉस्ट को बचा सकें। ओके। तो मैं आपसे, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो आपके तरफ से टॉप 3 स्ट्रैटेजीज क्या होंगी फॉर अ इंडिविजुअल जो उन्हें ऑप्ट करनी चाहिए, ताकि उनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे से मैनेज कर सकें, और मैनेज ही नहीं कर सके पर उन्हें पता हो कि हाँ हमें ये चीजें करनी चाहिए और ये चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए पहला तो सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि अगर एक देखिए सैलरीड पर्सन का तो है, उनको तो हम्म। पता है कि उनकी सैलरी हम्म। कितनी है। मैं बिजनेसमैन की बात करूंगा। हम्म। बिजनेसमैन का ऐसा सबसे पहले उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका टर्नओवर एक्सपेक्टेड कितना जाने वाला है हम्म। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आने वाला हम्म। है ना। रेशियोज एक बार वो मिला लें, है ना। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आने वाली है वो एडवांस टैक्स भरते हैं। हम्म। पहला तो ये है कि एडवांस टैक्स जरूर भरें। हम्म। दूसरा ये है, उनके जो भी सीए हैं, टैक्स कंसल्टेंट है, उनसे जरूर कंसल्ट करें। उसके बाद ही उस चीज पे पहुंचे कि उन जो भी डिसीजन ले वो अपने जरूर टैक्स कंसल्टेंट से एक बार बात करें, उसके बाद ही डिसीजन ले। और तीसरा मेरा ये है कि अगर उन्होंने अभी तक कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करके नहीं रखे, लाइक 80C के जो बेनिफिट्स अभी जो मैंने आपको बताए हैं उसमें बेनिफिट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो वो इन्वेस्टमेंट्स करें, है ना। ओके। अगर हाउसिंग में उन्होंने कोई घर प्रॉपर्टी परचेज नहीं करी तो वो परचेज कर लें। और 80 मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो वहाँ पे वो अपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, ताकि आने वाले टाइम पे उनकी जो लाइबिलिटी आती है जी। उसको वो डिडक्ट करके और मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे टैक्स रेट्स, टैक्स पॉलिसीज जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई हैं, हाउ रिलायबल दे आर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड हाउ बेनिफिशियल दे आर फॉर द गवर्नमेंट, लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो आज के जमाने में जो हमारी पॉलिसीज हैं, टैक्स स्लैब्स हैं, टैक्स रेट्स हैं, ये हमें आगे आने वाले 10 सालों में कितने हेल्पफुल और कितने बेनिफिशियल होने वाले हैं? नहीं देखिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं ये, है ना। कि पहला तो यही है कि जो गवर्नमेंट स्लैब्स को बढ़ाता जा रहा है नई स्कीम्स में, आप देखोगे पहले था 3 लाख से 6 लाख, फिर 6 लाख से 9 लाख, अभी हो गया 3 लाख से 7 लाख, फिर 7 से 10 एंड फिर 10 से 12। तो
बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे रही है वो मिडिल क्लास के पर्सन्स को तो दे रही है, जिसकी हम्म इनकम ईयरली ऑन एन एवरेज हम्म 3 से 7 लाख 10 लाख जी के आसपास में होल करती है, हम्म तो उनको तो बेनिफिट वो दे ही रही है। हम्म तो ये लॉन्ग टर्म में उन्होंने सोच लिया है कि यार जिन लोगों से, जो मिडिल क्लास है ना, हम्म जैसे अपन लोग हैं, तो उनसे हम्म जो टैक्स है वो उतना ही लिया जाए जितनी जरूरत है, और ओके नहीं है क्योंकि उनकी खुद की ही नीड इतनी फुलफिल नहीं हो पा रही है, हम्म तो उन पे टैक्स कम ही लगाया जाए। ओके तो ये लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा कॉल है उनका, हम्म कि उन्होंने वहां पे उसको टैक्स के ब्रैकेट को जो है वो बढ़ाया है ना। ओके और लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा है क्योंकि सरचार्ज का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम्म अगर रेवेन्यू गवर्नमेंट ने अपना यहाँ से अगर कम किया है, जी तो वहीं वो एक सरचार्ज जो हायर इनकम वाले होते हैं, इंडिविजुअल 50 लाख से ऊपर वाले, फिर 1 करोड़ से 2 लाख, 2 से 5, 5 से ऊपर, हम्म तो उनके ऊपर जो सरचार्ज की लाइबिलिटी आती है, तो वो सरचार्ज से अपने जो रेवेन्यू है उसको कवर करती है। तो एक बहुत अच्छा कॉल है, लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा कॉल लगा उनका। ओके और ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं कि जो टैक्स लैब्स वगैरह हैं और बाकी जितनी पॉलिसीज वगैरह हैं वो अर्बन पीपल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और रूरल पीपल के लिए इतने ज्यादा है नहीं। तो आप मुझे इस चीज में बताइए कि इस चीज में कितनी सच्चाई है, कि क्या सच्ची में ऐसा है कि रूरल पीपल के लिए मतलब उन्हें उन्हें कोई अफेक्ट ही नहीं होता इस चीज से, या फिर वो कोई बेनिफिशियल ही नहीं उनके लिए, या फिर ये सिर्फ अर्बन पीपल के लिए है कि उनको दिमाग में रख के ही सिर्फ ये स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज और स्लैब्स बनाए जाते हैं और ना कि जो फार्मर्स हैं और जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें उनके बारे में ना सोच के। देखिए, गवर्नमेंट ने कभी भी ये सोच के डिसीजन नहीं लिया है कि ये अर्बन है पीपल हाँ और ये रूरल रूरल है ना, कि ये गांव वाले हैं ये शहर वाले हैं, ऐसा कभी भी उन्होंने, जो यूनिफॉर्म सिस्टम है सबके लिए बराबर है ना, बस इनकम का फर्क होता है। जी अगर आप देखेंगे गांव वालों की, जो गांव में रहते हैं लोग, उनकी जो मेन इनकम रहती है वो एग्रीकल्चर से होती है ना, हाँ एग्रीकल्चर इनकम होती है, हाँ और वो एग्जाम भी होती है मेनली। और जो बस फर्क यहाँ पे है कि शहर वाले लोगों को क्या होता है कि स्कीम्स का अवेयर रहते हैं, उस चीज को, उनको फाइनेंसेस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वही जो पर्सन एक विलेज में ले रहा है, उसको रह रहा है, उसको उस स्कीम्स के बारे में, उसके टैक्स की जो टैक्स कंसल्टेंट है वो इतने ज्यादा उस वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो उसको पता नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उन दोनों को ऐसा ये देखते हुए कि ये पर्सन विलेज में है और ये सिटी में है, तो यहाँ पे इसको उसके बेसिस पे बाइफर्केशन किया नहीं, ऐसा बिल्कुल ये एक मिथ है। ओके सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ एज अ सीए और आप जैसे और जो लोग ये हैं या फिर सीएस हैं, वो किस सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं इस पूरी साइकिल के अराउंड, लाइक जब ये टैक्स पॉलिसीज आती हैं तो आपका फर्स्ट कॉल क्या होता है कि कैसे उस चीज को ट्रीट किया जाए, या फिर जो आपके क्लाइंट्स होते हैं तो उनको आप कैसे ट्रीट करते हो, उनको आप कैसे समझाते हो कि क्या किस चीज आपके लिए कौन सी चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी और कौन सी नहीं होगी, तो आप लोगों का कॉल क्या होता है उसमें? देखिए, सबसे पहले तो हमारा कॉल ये है जो गवर्नमेंट लेके आई है, हाँ जो भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लेके आई, उसको सबसे पहले तो स्टडी करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि एक इनकम टैक्स खुद में ही एक गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पूरी, है ना, और हाँ, काफी हद तक अचीव भी कर रही है कि जितना उसको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजी करके लेके आ सकते हैं वो इजी करके लेके आ रहे हैं ना। जैसे कि अभी अपन लॉन्ग टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया है अभी जो फाइनेंस में आया, कि अब जो लॉन्ग टर्म असेट है और शॉर्ट टर्म असेट है, पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि कौन सा लॉन्ग टर्म असेट है कौन सा शॉर्ट टर्म असेट है, तो अभी जो उन्होंने बस सिंपल कर दिया है कि जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं और यूटीआई है, तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई अगर वो 12 महीने से कम की लाइफ है उनकी तो शॉर्ट टर्म, और अगर 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, और बाकी कोई भी एसेट हो, है ना, तो उनके लिए 2 साल का पीरियड रखा है, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है ना, गोल्ड है, ज्वेलरी, तो इन सब की कोई सी भी जो लाइफ है, मतलब लाइफ है इनकी, अगर आपने वो होल्डिंग पीरियड जो है इसका अगर वो 2 साल से कम है तो उसमें शॉर्ट टर्म है, और 2 साल से ज्यादा है तो उसमें लॉन्ग टर्म आएगा। ओके तो उन्होंने काफी कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजी करने की एक पहल की है, तो वेरी गुड डिसीजन मेरे ख्याल से। मतलब इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत सारे डाउट्स सबके क्लियर करे होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आपने स्टेट करे और बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपने सबके दूर करे होंगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स जिन्होंने पॉडकास्ट देखा होगा। तो बाय द एंड मैं एक आखिरी क्वेश्चन के साथ में इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूंगी कि इंडियन टैक्स सिस्टम कंपेरेटिवली फ्रॉम अदर कंट्रीज कितना स्ट्रांग है और
हम सही राह पे चल रहे हैं या वी नीड टू मेक सम चेंजेस उस चीज को और अच्छा करने के लिए? देखिए, परिवर्तन जो है संसार का नियम है ना? तो चेंज तो होंगे, जी आज भी होंगे। आज फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमण जी है, जी तो चेंजेस तो वो कंटिन्यूअसली ला ही रही है। जितना बेटर हो सकता है वो इनकम टैक्स कोड भी लाने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल शायद आ भी जाए। तो ये चल रहा है ना? तो अगले साल आ भी सकता है। और बाकी मैं दूसरी कंट्रीज से कंपैरिजन करूँ तो अच्छा सिस्टम है, और अच्छा सिस्टम बनाना हो भी सकता है ना? उसको जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको बनाने की पूरी कोशिश कर रही है ना? जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना स्ट्रांग, और जितना इजीली अंडरस्टैंडेबल एक पर्सन विदाउट कॉम्प्लेक्स उसको लैंग्वेज को ना करते हुए, और जितनी इजीली उसको समझ सकता है, जितना बेटर समझ सकता है, और कितना इजीली उसके बेटर इंटरप्रिटेशंस निकाल सकता है उस लैंग्वेजेस की, उतना ज्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एक अच्छे हाथों में है, मैं नहीं कहूँगा। तो अच्छा, गुड गोइंग। ओके, इसी चीज में थोड़े से डिटेल में जाती हूँ। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगी, इंडियन टैक्स सिस्टम में और बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके टैक्स सिस्टम में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ऐसा है कि अगर अब मैं बात करूं कि इंडिया में जैसे मैंने आपको स्लैब्स बताया कि न्यू स्कीम्स के अंदर 3 से 7 लाख, इंडिया में एक सिंगल पर्सन और मैरिड पर्सन के लिए कोई डिफरेंस नहीं है ना? चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मैरिड हो। लेकिन वही मैं बात करूंगा अगर यूएस की, तो वहां पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सैलरीड पर्सन मैरिड पर्सन के लिए अलग है और सिंगल पर्सन के लिए अलग है। तो सिंगल पर्सन के लिए जैसे $11,000 है, $11,000 की लिमिट है। तो वहीं भी मैरिड वाले के लिए शायद 21 या $22,000 की लिमिट है ना? तो वहां पे क्या है, कंबाइनली उसको देखा जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस है ना? कंपनीज की बात करें तो यूके जो है, यूके में अप टू $50,000 जो है, पाउंड जो है ना, तो 50,000 पाउंड्स तक जो है उसमें कंपनीज में टैक्स है। फिर उससे 2.5 लाख के ऊपर जो है, 2.5 लाख पाउंड्स के ऊपर टैक्स लगता है। वहीं इंडिया में बात करें तो अगर आपका 400 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है किसी कंपनी का, कॉर्पोरेट का, तो वहां पे 25% का टैक्स पे करना होता है। और अगर 400 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है किसी कंपनी का, तो उनको 30% स्लैब में आता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका टैक्स टर्नओवर, इंडिया में देखा जाए तो टर्नओवर के ऊपर टैक्स डिपेंडेंट है। और अदर कंट्रीज में बात करें, मैंने बताया आपको कि वहाँ पे मैरिड का अलग देखते हैं और सिंगल को अलग ट्रीट किया जा रहा है। तो ये डिपेंड है। So with this we'll conclude our podcast, but thank you so much for coming Thank you so much. here. और इस आपने बहुत सारे मिसकंसेप्शन सबके दूर करे होंगे, फैक्ट स्टेट करे आपने, हमें बहुत सारी नई चीजों के बारे में बताया जो कि शायद मुझे भी नहीं पता थी, और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब चीजों से अनअवेयर होंगे। तो आज शायद उनके वो डाउट्स बहुत ज्यादा क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।